हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में। लेटर वैदिक एजुकेशन पीरियड में क्या था कि ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा प्रभाव हो चुका था और उनकी पूरी कमांड थी एजुकेशन पे, जिसकी वजह से पूरी एजुकेशन संस्कृत लैंग्वेज में हो चुकी थी, जो सामान्य जनता की पहुंच से बहुत बाहर थी। इस दौरान बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का जन्म हुआ। चलिए हम जानते हैं इनके उद्देश्य क्या थे। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में इनके मेन उद्देश्य थे, पहला तो था कि बुद्धिस्ट धर्म का प्रसार व प्रचार करना। दूसरा था अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, मतलब सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, अच्छे चरित्र का निर्माण, जो कि हमने वैदिक पीरियड में भी देखा था। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से मतलब था मॉरल, मेंटल एंड फिजिकल पर्सनालिटी। रिलीजियस एजुकेशन, नो डाउट बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पस था कि बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा प्रदान करना। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इन सब के साथ साथ प्रिपरेशन फॉर लाइफ भी उनका मोटो रहा है, क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ उनका ध्येय ये भी रहा है कि जो भी शिष्य है उसे फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, मतलब ऐसे ऑक्यूपेशंस सिखाना या ऐसी शिक्षा देना जिससे वो भविष्य में अपने जीवन का एक अच्छा व सरल निर्वाह कर सके। अब फीचर्स की बात करते हैं तो बौद्धिस्ट एजुकेशन के जो फीचर्स थे, फर्स्ट पॉइंट है मठ विहार मोनेस्ट्रीज व एजुकेशन सेंटर मैनेज्ड बाय मॉन्क। जो उनके एजुकेशन सेंटर्स थे जहाँ पे वो शिक्षा देते थे, उनमें मठ विहार मोनेस्ट्रीज थे जो कि मॉन्क के द्वारा मैनेज किए जाते थे। मॉन्क्स ही उनका रख रखाव, उनका ध्यान रखते थे। एजुकेशन फॉर ऑल एट इक्वल फुटिंग, लेटर वैदिक पीरियड की तरह इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। एजुकेशन सबके लिए ओपन थी, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो बौद्धिक शिक्षा चाहता है तो उसका स्वागत था। कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहता था। स्टूडेंट पूरी तरह से अपने टीचर को या अपने आचार्य को फॉलो करता था और उनका अनुसरण करता था। रिचुअल्स वर इन वोक while imparting education in the beginning and at the end. रिचुअल्स यानी कि संस्कार का बड़ा प्रभाव था और एजुकेशन के शुरू में या अंत में संस्कार के द्वारा ही किसी भी पड़ाव को पार करना या उसे आरंभ करने की प्रथा थी। एजुकेशन फॉर वुमेन वॉज लिमिटेड टू हायर एजुकेशन, जो एजुकेशन वुमेन की थी वो थोड़ी लिमिटेड थी, क्योंकि जितने भी मॉन्क थे वो सभी मैन थे, तो वहां पर वुमेन को एजुकेट करना, और फिर कुछ उनके नियम भी ऐसे थे कि उन्हें महिलाओं से दूरी बना के रखना था, वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करना था, तो उनका कुछ ऐसे नियम भी थे उनके फॉलो करने के लिए थे, जिसकी वजह से महिलाओं की शिक्षा पर थोड़ा ध्यान कम दिया गया, या वो जान के भी उस पर ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें अपने रूल्स पे ज्यादा ध्यान देना था। जो कि संघ के नियम बनाए हुए थे, उन संघ के नियमों को फॉलो करना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एजुकेशन सिस्टम वॉज डोमिनेटेड बाय रिलीजन लिटरेचर अवेलेबल इन मोनेस्ट्रीज, और ये जो एजुकेशन सिस्टम था बुद्धिज्म में, ये जो था उसमें डोमिनेंस था सबसे ज्यादा उन लिटरेचर्स का जो कि मोनेस्ट्रीज में अवेलेबल थे। और ये लिटरेचर्स कहाँ से आए थे? इन्हें मॉन्क थे या फिर जो शिष्य हायर एजुकेशन उस समय ले रहे होते हैं, वो ही ये लिटरेचर को लिखते हैं। उनका एक काम ये भी था कि वो लिटरेचर्स को डेवलप करते थे और उन्हें रिजर्व करते थे। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड एजुकेशन वॉज ब्रॉड एंड पॉजिटिव, उस समय जो समाज का एटीट्यूड था, जो भी उनकी मानसिकता थी शिक्षा को लेके, वो बहुत ही ब्रॉड थी और पॉजिटिव थी, क्योंकि इसके पहले वैदिक एजुकेशन के जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने देखे थे, उसके चलते उनके लिए बौद्धिक शिक्षा बहुत ही उनके लिए एक सकारात्मक सोच का निर्माण करती थी। स्टूडेंट ऑल्सो प्रैक्टिस वीविंग, स्पिनिंग, प्रिंटिंग, म्यूजिक, मेडिसिन एंड ड्राइंग। जो शिष्य थे वो बहुत से उनकी, जैसे कहेंगे आजकल हम क्राफ्ट वर्क पे जैसे फोकस करते हैं, ऐसे उस समय पे भी उन्हें काफी कलाएं सिखाई जाती थी, जिसमें विविंग, बुनाई, सूत काटना, जैसे कपड़ा बनाना, उसमें प्रिंट करना, म्यूजिक हो गया, चिकित्सा का जो भी चिकित्सा शास्त्र था उस पे, ड्राइंग, कला का जो क्षेत्र था, उन सभी में जो विद्यार्थी थे वो
अपनी कुशलता करते थे, कुछ कौशल प्राप्त करते थे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज पाली। जो बौद्धिक शिक्षा थी वो पाली भाषा में दी जाती थी। हायर एजुकेशन ऑल्सो गेट प्रॉपर प्लेस एंड रिकॉग्निशन इन दिस पीरियड। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो हायर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है वो बौद्धिक काल से ही आया है, क्योंकि इस दौरान हायर एजुकेशन को एक अलग ही स्थान और मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद हम करिकुलम पे आएंगे। तो सुतांता, विनय और अभिधम्मा ये त्रिपिटक कहलाए जाते हैं, जो बौद्ध शिक्षा या बौद्ध धर्म में ये त्रिपिटक जो मॉन्क के लिए बहुत जरूरी होता है, इनके बारे में जानना और इन्हें पूरी तरह से इनका ज्ञान होना। तो सुतांता होता है टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मतलब इसमें जो लॉर्ड बुद्धा ने यानी महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं वो सारे सुतांता में निहित हैं। विनय की अगर हम बात करते हैं तो रूल्स फॉर मॉन्क, यानी कि जो मॉन्क के लिए रूल्स बनाए गए हैं उनका वर्णन विनय में किया गया है। अभिधम्मा की बात करते हैं हम, तो अभिधम्मा में धर्म के ऊपर कमेंट्रीज यानी कि जो भी तथ्य दिए गए हैं वो धर्म के ऊपर दिए गए हैं। दिस करिकुलम वॉज मेड फॉर मॉन्क। ये करिकुलम जो था वो बेसिकली मॉन्क के लिए था। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन में रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये जिन्हें हम आज 3 R's के नाम से भी जानते हैं, तो इन पर ज्यादा फोकस होता था। हायर एजुकेशन में रिलीजियस एजुकेशन, फिलोसफी, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, ये जितने भी नए सब्जेक्ट्स थे जो हमने वैदिक काल में नहीं सुने थे, इनका प्रादुर्भाव बौद्धिक काल में ही हुआ था। आर्किटेक्चर, कॉमर्स, मेडिसिन, साइंस, इनका बहुत ही ज्यादा इस काल में इनको बहुत उन्नति मिली और इनका बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन हुआ था ये सारे सब्जेक्ट्स का। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड्स क्या थे टीचिंग के? वैदिक काल और बौद्धिक काल के जो भी मेथड थे टीचिंग के वो काफी हद तक सेम ही थे। ओरल डिस्कशन होते थे, गुरु और शिष्य के बीच में डिस्कशन होते थे, शिष्य और शिष्य के बीच में भी डिस्कशन होते थे, तर्क वितर्क होते थे, वर्बल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। एविडेंस, अपनी तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए शिक्षक एविडेंसेस यूज करते थे, एविडेंस प्रमाणित करते थे अपनी बात को। प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक, लॉजिक के ऊपर पढ़ाई की जाती थी, जो शिक्षा दी जाती थी उसका एक वो लॉजिकल होती थी, इलॉजिकल नहीं। टूर्स, बौद्धिक काल में टूर्स को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि टूर्स इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते थे जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस की जाती थी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कॉन्फ्रेंस की जाती थी, शिक्षा के विस्तार के लिए की जाती थी। मेडिटेशन इन सॉलिट्यूड, और मेडिटेशन पे भी बल दिया गया, इसके थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड कंटेम्पलेशन को इम्पोर्टेंस दी गई। इमिटेशन, इमिटेशन नो डाउट हमने वैदिक एजुकेशन में भी पढ़ा है। इमिटेशन बहुत ही कॉमन वे ऑफ टीचिंग था वैदिक एजुकेशन के टाइम पे भी और बौद्धिक एजुकेशन के टाइम पे भी। अब हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स क्या थे। रोल ऑफ टीचर्स में भिक्षुक या फिर आचार्य, ये जो आचार्य होते थे ये अपने घर पे ही 12 साल के लिए बिना कोई भी गुरु दक्षिणा लिए हुए अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। लेकिन उपाध्याय जो होते थे वो आचार्य से एक लेवल ऊपर हायर होता था। उपाध्याय अपने जो भी शिष्य होते थे उनको एडमिट करते थे, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे, लेकिन वो पेमेंट ऑफ फीस पे बेस था, यानी कि उनसे कुछ वो दक्षिणा लेते थे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए था, एंड टू सीक लेसन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और ये इसलिए पढ़ाया जाता था, जैसे हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दी जाती थी, इसी तरह से उपाध्याय किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही शिक्षा देते थे। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या थी? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? इसमें कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था एक्सेप्ट चांडाल्स। उस समय जो नियम थे कि चांडाल्स को शिक्षा ये नहीं प्रदान करते थे, अदरवाइज कोई भी क्लास का, कोई भी जाति का जो बच्चा है या चाइल्ड है या शिष्य है शिक्षा के लिए योग्य था। स्टार्ट फ्रॉम 8 years ऑफ एज, 8 साल की अवस्था में शुरू हो जाती थी, और 12 साल तक शिक्षा जो बौद्धिक एजुकेशन थी वो 12 साल के लिए चलती थी।
स्टूडेंट कैन बिकम मॉन्क एट एज ऑफ 20 ईयर्स। इस दौरान हम देख सकते हैं कि 8 साल की उम्र में शिक्षा शुरू हुई और 12 साल चली। इसका मतलब बच्चा इस दौरान 20 साल का हो गया। अब 20 साल की अवस्था में कोई भी शिष्य मॉन्क बनने योग्य हो जाता है या मॉन्क बन सकता है। अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन की मेरिट्स की बात करें तो ये वर्ल्डली एज वेल एज नॉन वर्ल्डली, ये सांसारिक भी इसको कह सकते हैं और संसार से दूर भी इसे कहा जा सकता है। सांसारिक इसलिए क्योंकि संसार में अपना निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वो सारी शिक्षा, सारी कलाएं सिखाते थे। जैसे कलाओं में बात करें तो सारे क्राफ्ट हम आगे बात करेंगे, और कलाओं में बुनाई, कपड़ा सिलना, कपड़ा काटना, उसमें प्रिंट करना, एग्रीकल्चर, हर्डिंग, ये सारी चीजें सिखाते थे। और अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो मेडिसिन, आर्किटेक्चर, और ये सारी मेडिसिन, आर्किटेक्चर हो गया, और कॉमर्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स का जो रिकॉग्निशन हुआ है वो बौद्धिक काल से हुआ है। तो इनके थ्रू भी वो संसार में अपने सर्वाइवल के लिए काफी योग्य बना देते थे शिष्य को। और नॉन वर्ल्डली इसलिए होते थे क्योंकि संघ के कुछ नियम ऐसे थे कि उन्हें सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं उलझना है। जैसे कि उनको ये सिखाया जाता था कि उन्हें अंडर द ट्री रहना है, उनके कुछ नियम थे। उन्हें पेड़ के नीचे रहना है, किसी भी तरह की लग्जरीज यूज नहीं करनी, किसी भी तरह का डोनेशन वो किसी से नहीं लेंगे, बहुत बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लेंगे, महिला से दूर रहना है, किसी भी ऐसे गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होना है जो नियम के खिलाफ हो। दूसरा, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसमें एक जो मेरिट इसमें एक और थी, उसमें क्या, जितना ही मॉरलिटी और रिलीजियसिटी डेवलप करते थे उतनी ही इंटेलेक्चुअलिटी भी छात्र के अंदर डेवलप करते थे। अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, सांसारिक दुखों से निवृत्त होना, उनसे निर्वाण प्राप्त करना। एजुकेशन इम्पार्टेड इन सेरेन एंड काम एटमॉस्फेयर ऑफ टीचर्स हाउस। जो शिक्षा थी वो बहुत ही शांत माहौल में, सिरेन एंड काम एटमॉस्फेयर जो होता था, टीचर का जो हाउस होता था, वही प्रदान की जाती थी। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कास्ट का कोई इसमें रिलेशन नहीं था एजुकेशन के लिए, किसी भी कास्ट का शिष्य एजुकेशन ग्रहण कर सकता था। एम्फेसिस सोशल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सामाजिक और जो भी प्रैक्टिकल जो भी जीवन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी जोर दिया जाता था। सामाजिक में मॉरलिटी और एक मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना, स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना, वो तो थी, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी उतना ही ध्यान देते थे। हायर एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, आर्किटेक्चर, एथिक्स, एस्ट्रोलॉजी, कॉमर्स, फिलोसफी, लैंग्वेज, लॉजिक्स। हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, जैसे मेडिसिन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एथिक्स, एस्ट्रोलॉजी, कॉमर्स, फिलोसफी, लैंग्वेज, लॉजिक्स, इन सब में हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। आर्किटेक्चर का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस आया था बौद्धिक काल से। जितने भी स्तूपास, विहार हम आज भी देख सकते हैं वो बौद्धिक काल की ही देन है। एंड मैसिव बिल्डिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला, ये बौद्धिक काल में ही विकसित हुई थी। ये इनकी जो भी बिल्डिंग डेवलप हुई थी ये बौद्धिक काल में ही। आर्किटेक्चर जो इन्होंने सब्जेक्ट इंक्लूड किया था उसके दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला की जो इमारतें थी उसी दौरान विकसित की गई थी। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन पे भी बराबर जोर दिया गया। जो मिलन पाना है उसमें 19 क्राफ्ट को मेंशन किया गया है, जिसमें उस समय पर 10 क्राफ्ट जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में सिखाए जाते थे। तो ये जो क्राफ्ट है ये भी बौद्धिक काल के दौरान ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल एजुकेशन में इस मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल साइंस इसी पीरियड पे डेवलप हुए थे। इनका जो चीफ सेंटर था मेडिकल एजुकेशन लेने का वो था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और बहुत बड़े बड़े मेडिसिन मैन जिनकी बात हम जिनका नाम आज भी हम सुनते हैं, जैसे जीवक, चरक, धन्वंतरी, ये सभी बौद्धिक काल में ही इनका इन्होंने बौद्धिक काल में ही मेडिकल या चिकित्सा शिक्षा में, चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा ग्रहण करी थी। डिमेरिट्स, अब डिमेरिट्स पे आते हैं। टू मच रिलायंस ऑन स्क्रिप्चर, फेल्ड टू डेवलप इंडिपेंडेंट कंटेम्पलेशन और इमेजिनेशन। एक्चुअली उस समय पर स्क्रिप्चर्स पे बहुत जोर दिया गया था
मॉन्क और जो भी हायर एजुकेशन वाले जो भी स्टूडेंट्स थे वो स्क्रिप्ट लिखते थे, उन्हें रिजर्व करते थे, तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन थी उन्हें ही यूज करके एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। तो जो इंडिपेंडेंट कंटेम्पलेशन और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट वैदिक काल में रखा गया, वो यहाँ पर फेल होता हुआ दिखता था, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रोवाइड होने की वजह से जो स्टूडेंट होते थे वो ज्यादा कंटेम्पलेशन या इमेजिनेशन थॉट्स डेवलप नहीं करते थे। डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, नो डाउट डोमिनेंस ऑफ रिलीजन तो था ही, क्योंकि इनका एम ही एजुकेशन का था, स्प्रेड ऑफ बौद्धिक रिलीजन। एजुकेशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, एजुकेशन टोटली डेमोक्रेसी पर बेस्ड थी इन इट्स ग्रैब आर्बिट्रेरीनेस डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या था, रूल रेगुलेशन खत्म हो गए थे। आर्बिट्रेरीनेस मतलब मनमाना व्यवहार होने लगा था, कोई अथॉरिटी नहीं थी जो रेगुलेट कर सके एजुकेशन को। एक ये भी पॉइंट था जो ऐसा डिमेरिट काउंट होता है। प्रायोरिटी टू पीस एंड नॉन वायलेंस रिजल्ट इन वीक मिलिट्री फोर्स, लैक ऑफ आर्मामेंट्स। प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती थी पीस और नॉन वायलेंस को, जिसकी वजह से जो मिलिट्री फोर्स थी उनके पास शस्त्र नहीं थे लड़ने के लिए, वो ज्यादा उनके अंदर मॉरल नहीं था, क्योंकि वो भी पीस और नॉन वायलेंस चाहते थे। तो ये सारे डिमेरिट्स के अंदर पॉइंट्स आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ संस्कार, कुछ इनके रिचुअल्स भी पढ़ेंगे। थैंक यू।